ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा 15 ऐसे एंड्रॉइड डेवलपर इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि आपको करके ही जाने अपने नेक्स्ट एंड्रॉइड डेवलपर इंटरव्यू में। सो कीप वॉचिंग। सो ये 15 क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने अपनी एक्सपीरियंस पे बनाई है एंड मैंने अभी तक 10 से 15 एंड्रॉइड डेवलपर इंटरव्यूज़ दिए होंगे एंड उससे भी ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए हैं। तो मेरे को आइडिया है कि जनरली एंड्रॉइड डेवलपर इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है एंड ये प्योरली एंड्रॉइड क्वेश्चन होंगे, इसमें डीएसए इंक्लूडेड नहीं होगा। सो अगर आप डीएसए के लिए आए हो तो आई एम रियली रियली सॉरी। सबसे पहले आता है एंड्रॉइड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। तो एंड्रॉइड एक्टिविटी में एक लाइफ साइकिल कॉलबैक सीक्वेंस होता है। इसमें काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जो कि एंड्रॉइड सिस्टम खुद कॉल करता है। तो सबसे पहले होता है ऑन क्रिएट, जब आपकी एक्टिविटी क्रिएट हो रही होती है। फिर होता है ऑन स्टार्ट, जब आपकी एक्टिविटी पेंट हो चुकी होती है, मतलब वो दिखने लग जाती है। फिर होता है ऑन रिज्यूम, जब आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हो। फिर जब आप होम बटन दबाते हो तो एक्टिविटी बैकग्राउंड में चली जाती है। तो सबसे पहले कॉल होता है ऑन पॉज, जब आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। फिर होता है ऑन स्टॉप, जब वो दिखनी बंद हो जाती है। एंड फिर ऑन डिस्ट्रॉय, अगर सिस्टम उसे किल कर देता है। इसके बाद जनरली इंटरव्यूअर आपसे एक सिनेरियो पूछेगा कि मेरे पास एक एक्टिविटी ए है, उसमें मैंने एक्टिविटी बी लॉन्च करी, तो क्या कॉलबैक सीक्वेंस होगा दोनों एक्टिविटीज़ का। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। सबसे पहले एक्टिविटी ए का ऑन पॉज कॉल होगा, फिर आपकी एक्टिविटी बननी शुरू होगी, मतलब ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम कॉल होगा। उसके बाद आपकी एक्टिविटी ए जो थी वो बंद हो जाएगी, यानी कि ऑन स्टॉप कॉल होगा। ऑन डिस्ट्रॉय तभी कॉल होगा जब सिस्टम चूज़ करता है, एंड सिस्टम तब चूज़ करता है जब उसके पास मेमोरी कंस्ट्रेंट होता है। लेकिन आजकल के फ़ोन में इतना मेमोरी कंस्ट्रेंट नहीं होता, इसलिए आपका ऑन स्टॉप तक की बात रुक जाती है। तो सबसे पहले ए का ऑन पॉज, देन बी का ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, देन एक्टिविटी ए का ऑन पॉज एंड ऑन स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फ्रैगमेंट लाइफ साइकिल। तो जैसे आपकी एक्टिविटी लाइफ साइकिल होती है वैसी फ्रैगमेंट लाइफ साइकिल है। इसमें कुछ मेथड्स अलग हैं। तो सबसे पहले आता है आपका ऑन क्रिएट, फिर होता है ऑन क्रिएट व्यू, फिर ऑन स्टार्ट, फिर ऑन रिज्यूम, फिर ऑन पॉज जो आप बंद करते हो, देन ऑन स्टॉप एंड ऑन डिस्ट्रॉय। तो ये आपके कॉल बैक का सीक्वेंस है। एंड अगर आपको इसके बारे में डीप में जानना है तो मैं एक आर्टिकल लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। मैंने काफ़ी सारे सिनेरियोज भी वहाँ पे मेंशन करे हैं। इसके बाद आता है व्यू लाइफ साइकिल। तो एक्टिविटी और फ्रैगमेंट की तरह व्यू का भी एक लाइफ साइकिल होता है। तो सबसे पहले जो मेन 3 मेथड्स होते हैं वो होते हैं ऑन मेजर, फिर ऑन लेआउट एंड देन ऑन ड्रॉ। तो ऑन मेजर में तो आपकी व्यू का साइज़ मेजर होता है कि कितने साइज़ में उसको लेआउट करना है। हाइट 30 होगी, विड्थ आपकी 25 होगी, जितनी भी होगी वो ऑन मेजर में होता है। उसके बाद ऑन लेआउट की एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उसके लेआउट के, एंड देन ऑन ड्रॉ जिसमें एक्चुअल पेंट होता है आपका ऑब्जेक्ट। इसका भी रिसोर्स मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। तो इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, एक्टिविटी लॉन्च मोड्स कौन कौन से होते हैं। तो वैसे तो ये सिंपल टॉपिक है, लेकिन जनरली लोग इसे ओवरलुक कर देते हैं एंड ज़्यादा टफर टॉपिक्स पे चले जाते हैं, तो इसलिए इंटरव्यूज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो एंड्रॉयड में 4 लॉन्च मोड्स होते हैं, स्टैंडर्ड, सिंगल टॉप, सिंगल इंस्टेंस एंड सिंगल टास्क। तो इन सब में एक्टिविटी कैसे डिफरेंटली बिहेव करती है ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो इनका एक आर्टिकल मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाके पढ़ सकते हो। इसके बाद आता है रिसाइकलर व्यू वर्सेस लिस्ट व्यू। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एंड इसके काफ़ी इजी पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये कि रिसाइकलर व्यू में बाय डिफ़ॉल्ट रिसाइकलिंग एनेबल्ड है, यानी कि अगर आपके स्क्रीन पे 10 व्यूज़ शो होने हैं, 10 लिस्ट आइटम शो होनी है, तो रिसाइकलर व्यू 5 या 6 लिस्ट आइटम रेंडर करेगा एंड उन्हें बार बार रीयूज़ करेगा। जैसे ही वो स्क्रीन के बाहर गई उन्हें वो नीचे लगा देगा एंड रीयूज़ करेगा। वेराज लिस्ट व्यू डायरेक्टली 10 आइटम्स की जगह मेमोरी में होल्ड कर लेता है। तो ये काफ़ी इनएफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू रिसाइकलर व्यू। एंड अगला पॉइंट है कि लेआउट मैनेजर यूज़ करता है रिसाइकलर व्यू, जिसकी हेल्प से आप स्टैगर्ड लेआउट, ग्रिड लेआउट एंड हॉरिजॉन्टल रिसाइकलर व्यू बना सकते हो। लेकिन लिस्ट व्यू में आप सिर्फ ऊपर नीचे स्क्रॉल होने वाली सिंगल लिस्ट व्यू बना सकते हो। तो ये कंपैरिजन था रिसाइकलर व्यू और लिस्ट व्यू का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा MVVM वर्सेस MVP। तो इसकी काफ़ी लंबी लिस्ट है एंड आपको दोनों पैटर्न समझने होंगे। इसके लिए मैं इसका एक आर्टिकल लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाके पढ़ सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन थ्रेड्स, हैंडलर्स, लूपर्स एंड हैंडलर थ्रेड्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मोस्टली इंटरव्यूज़ में किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाता है। तो मैं जल्दी से एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको इन सब आइटम्स का। तो सबसे पहले आती है हमारी थ्रेड। तो थ्रेड एक लाइटवेट प्रोसेस है जावा में जो कि एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है। इसके अपने स्टैक होते हैं, अपने लोकल वेरिएबल्स होते हैं एंड अपनी मेमोरी स्पेस होती है। जो हैंडलर्स है वो एंड्रॉयड का एक कॉन्सेप्ट है। हैंडलर्स यूज़ होते हैं आपके एक थ्रेड और लूपर में मैसेजेस पोस्ट करने के लिए। तो आपको इसको एक पोस्टमैन की तरह समझ सकते हो जो कि यूज़र से मैसेज लेके आपके थ्रेड और लूपर में डालता है। लूपर को समझने के लिए हमें सबसे पहले मैसेज क्यू को समझना पड़ेगा। हर थ्रेड की अपनी एक मैसेज क्यू होती है जिसमें मैसेजेस पड़े होते हैं, यानी कि अगला टास्क क्या परफॉर्म करना है इसकी इन्फॉर्मेशन रखी होती है। तो जैसे मैंने बटन क्लिक करा तो बटन का एक रिपल एनिमेशन प्ले होना चाहिए, ये चीज़ मेरी मैसेज क्यू में पड़ी होगी। एंड लूपर उसके ऊपर बार बार लूप करेगा एक इन्फिनाइट लूप में, एंड उसमें से जितने भी मैसेजेस होंगे वो निकाल के आपके थ्रेड को देगा। इवेंचुअली तो वो हैंडलर को देता है जो कि इवेंचुअली थ्रेड को देता है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि वो निकाल के थ्रेड को देगा एंड थ्रेड उसे एग्जीक्यूट करेगी।
तो लूपर का ये काम होता है, चाहे उस मैसेज क्यू में कुछ मैसेज ना भी पड़ा हो तब भी वो लूप होते रहता है। इट इज़ एन इनफाइनाइट लूप। इसके बाद आती है हैंडलर थ्रेड। तो हैंडलर थ्रेड इन सब का एक तरह से कॉम्बिनेशन है, ये आपके लिए चीज़ें थोड़ी ईजी कर लेता है। तो जो थ्रेड है वो जावा का कॉन्सेप्ट है, एंड जो लूपर है एंड जो हैंडलर है वो आपका एंड्रॉयड का कॉन्सेप्ट है। एंड एंड्रॉयड में हर थ्रेड का अपना एक लूपर होना चाहिए, लेकिन लूपर को अटैच करने के लिए थ्रेड से आपको लूपर डॉट प्रिपेयर एंड लूपर डॉट लूप कॉल करना पड़ता है। तो हैंडलर थ्रेड इसको इंटरनली कर लेता है एंड आपको एक्सप्लिसिटली ये सब काम बार बार नहीं करना पड़ता। तो हैंडलर थ्रेड का सिर्फ इतना ही डिफरेंस है नॉर्मल थ्रेड से। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर सर्विसेज एंड एंड्रॉयड एंड कितने टाइप की सर्विसेज हैं। तो ये सर्विसेज थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आपको समझना होता है कि कौन सी थ्रेड पे बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस एग्जीक्यूट करती है एंड किस सिचुएशन में एंड किस एंड्रॉयड वर्जन में सर्विसेज कैसे बिहेव करती हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आर्टिकल आपका एक डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, अब वो जाके ज़रूर पढ़ना। तो अगला क्वेश्चन है कि मेमोरी लीक्स कैसे होकर होते हैं एंड्रॉयड में एंड इसका कोई एग्जाम्पल। तो मेमोरी लीक्स तब अगर होते हैं जब आप कोई मेमोरी एलोकेट कर दो किसी प्रोग्राम को या किसी वेरिएबल को एंड उसे क्लियर आउट ना करो। तो जावा में तो गार्बेज कलेक्टर है जो कि ऑटोमेटिकली ये कर देता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें ये फेल हो जाता है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एंड्रॉयड के कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर एंड्रॉयड में आप एसिंग टास्क को सही तरीके से इंप्लीमेंट ना करो तो वो मेमोरी लीक कर सकता है। वो इम्प्लिसिटली आपकी एक्टिविटी का एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होल्ड कर लेगा एंड मान लो अगर आपने उसमें से एक नेटवर्क कॉल करी हुई है और उसी टाइम आपकी एक्टिविटी क्लियर हो जाती है एंड गार्बेज कलेक्टर आता है, तो वो देखेगा कि एक्टिविटी का एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस मेमोरी में एसिंग टास्क के पास है, बट एसिंग टास्क की अभी एक नेटवर्क कॉल करी हुई है, तो वो उसे क्लियर आउट नहीं करेगा एंड दिस विल लीड टू अ मेमोरी लीक। आप इसको एसिंग टास्क में सॉल्व कर सकते हो एक वीक रेफरेंस यूज़ करके, एंड वो कैसे करना है मैं उसका लिंक एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सो इसके बाद आता है कि आपकी APK कंपाइल कैसे होती है एंड्रॉयड में, यानी कि APK जो जनरेट होती है उसके स्टेप्स क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले तो AAPT टूल जो होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेजिंग टूल, वो आपकी रिसोर्सेज को लेके क्रंच करता है एंड उसकी एक ID की फाइल बनाता है r.java। तो जो आप r.id. करके लिखते हो एंड्रॉयड में वो यहीं से आता है। इसके बाद जो जावा और कॉटलिन के कंपाइलर्स हैं वो अपने अपने कोड को लेके एक जावा बाइट कोड बनाते हैं। तो कॉटलिन का कंपाइलर भी जावा बाइट कोड बनाता है एंड जावा का कंपाइलर भी। फिर क्योंकि एंड्रॉयड डाल्विक VM पे रन करता है ना कि JVM में, उस बाइट कोड को जो कि जावा बाइट कोड है उसे लेके डाल्विक बाइट कोड में कन्वर्ट करा जाता है एंड ये काम होता है डाल्विक कंपाइलर का। इसके बाद AAPT टूल दोनों चीज़ों को, एक तो डाल्विक बाइट कोड जो कि .dex होता है, तो आपने देखा होगा कि हर APK में .dex करके एक फ़ाइल होती है, तो उस .dex वाली फ़ाइल को और आपकी रिसोर्सेज वाली फ़ाइल को कंबाइन करके एक APK बनाता है। दिस इज़ द कंप्लीट कंपाइलेशन प्रोसेस। सो अगला क्वेश्चन है कि ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम में क्या फ़र्क होता है। तो ये काफ़ी माइन्यूट डिफरेंस है एंड इसको लोग जनरली गलत कर सकते हैं, तो इसलिए ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले जो आपको ऑन स्टार्ट होता है वो तब कॉल होता है जब आपकी एक्टिविटी पेंट हो जाती है, लेकिन सिर्फ पेंट, ना कि इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव का मतलब अगर मैं ऑन स्टार्ट में हूँ और मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ऑन रिज्यूम में आपकी एक्टिविटी इंटरैक्टिव हो जाती है और आप बटन पे क्लिक करोगे तो आपके जो एक्शंस है वो परफॉर्म होने लग जाएंगे। एंड ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम में ऑन रिज्यूम काफ़ी फ्रीक्वेंटली कॉल होता है बजाय कि ऑन स्टार्ट के। आप इसे एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मान लो आपको घर से एक सुपरमार्केट तक जाना है, तो आप घर से एक कार स्टार्ट करोगे तो वो आपका ऑन स्टार्ट, बाद में आप जाके ट्रैफिक लाइट्स पे रुकेंगे तो वो आपका हुआ ऑन पॉज, और जब चलोगे तो वो हुआ आपका ऑन रिज्यूम। तो काफ़ी सारी ट्रैफिक लाइट्स हैं तो ऑन रिज्यूम काफ़ी बार कॉल होगा। उसके बाद आप जाओगे दोबारा अपनी सुपरमार्केट पे, जब आप पहुंच जाओगे तो वो होगा ऑन स्टॉप। सो इससे आप समझ सकते हो कि ऑन स्टार्ट कम कॉल होता है एंड ऑन रिज्यूम ज़्यादा कॉल होता है। अगर आपका एक डायलॉग बॉक्स भी पॉपअप कर जाता है तो आपका एक्टिविटी ऑन पॉज स्टेट में चली जाती है एंड जब वो डायलॉग बॉक्स हटता है तो ऑन रिज्यूम स्टेट में। एंड काफ़ी सारे डायलॉग बॉक्स अगर आएंगे तो आप समझ सकते हो कि ऑन रिज्यूम कितनी फ्रीक्वेंटली कॉल होगा। अगला क्वेश्चन आता है ऑन सेव इंस्टेंट स्टेट। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ऑन सेव इंस्टेंट स्टेट कब कॉल होता है, एंड ये चेंज हुआ था एंड्रॉयड पाई के बाद। तो एंड्रॉयड पाई के बाद ये ऑन स्टॉप के बाद कॉल होता है एंड एंड्रॉयड पाई से पहले ये ऑन स्टॉप से पहले कॉल होता है। लेकिन ऑन स्टॉप से पहले का मतलब ये नहीं कि वो ऑन पॉज और ऑन स्टॉप के बीच में कॉल होगा, वो ऑन स्टॉप से पहले कभी भी कॉल हो सकता है, इसलिए इसे इतना रिलायबल नहीं माना जाता। बाकी अगर आपको और जानना है तो मैं एक आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगला क्वेश्चन है कॉटलिन वर्सेस जावा एंड कौन सा बेटर है। तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड मोस्टली इंटरव्यूअर्स इस पे आपको जज नहीं करते, वो सिर्फ आपकी प्रेफरेंस जानना चाहते हैं। तो अगर मैं बताऊं तो मैं कॉटलिन प्रेफर करता हूं। क्योंकि एक तो उसमें सेमीकॉलन्स नहीं है। अगर आप एक बार सेमीकॉलन ना होने वाली लैंग्वेज में डेवलपमेंट कर लोगे तो आप जब वापस जावा में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी फ्रिक्शन आती है।
तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसका सिंटैक्स काफ़ी कॉम्पैक्ट है। एंड दूसरा सबसे बड़ी बात, कॉटलिन में नल पॉइंटर सेफ्टी है, यानी कि वो मजबूर करता है आपको सोचने के लिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नल हुआ तो उसके साथ क्या करना है, वेराज जावा में ये नहीं होता। एंड अगर किसी नल ऑब्जेक्ट पे मेथड कॉल कर दोगे तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। ऑल्दो कॉटलिन में भी आप क्रैश कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा टफ हो जाता है, वो थोड़े रोड ब्लॉक्स आ जाते हैं। अगला पॉइंट ये है कि ये फुली इंटरऑपरेबल है जावा से, यानी कि अगर आप अभी तक अपनी एप्लीकेशन जावा में लिख रहे थे तो आप कॉटलिन में लिखना शुरू कर दो एंड कोई डिफरेंस नहीं होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ ग्रेडल में एक आध एंट्रीज करनी होती है, दैट्स इट। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लोग मानते हैं कि कॉटलिन की कंपाइलेशन थोड़ी स्लो होती है जावा से, लेकिन ये काफ़ी अभी तक डिबेटेबल रहा है, इसका कोई क्लियर कट प्रूफ नहीं है। दूसरा, लोग मानते हैं कि अभी क्योंकि एक नई लैंग्वेज है, इसकी कम्युनिटी काफ़ी छोटी है, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि कॉटलिन कम्युनिटी बहुत तेज़ी से ग्रो हुई है एंड मेरे को जनरली इसके सारे आंसर्स मिल ही जाते हैं स्टैक ओवरफ्लो पे। सो अगला क्वेश्चन आता है हमारा सिंगलटन पैटर्न्स। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसका आंसर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जो मैं आपको लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाके ज़रूर पढ़ना। अगर आपको एक बार सिंगलटन पैटर्न समझ आ गया एंड उसकी पेक्यूलैरिटी समझ आ गई तो आप कोई भी इंटरव्यू में ये इस क्वेश्चन में तो नहीं अटकोगे एटलीस्ट। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल क्या होती है, इसके क्या यूजेस होते हैं एंड इंटेंट फिल्टर्स क्या होते हैं। इसका भी मैं आंसर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि आई एम टू लेजी टू टेल यू दैट। तो ये थे मेरे 15 एंड्रॉयड डेवलपर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करके ही जाने चाहिए, क्योंकि ये किसी ना किसी फॉर्म में आपसे एंड्रॉयड डेवलपर इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर प्रिपेयर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।